कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी। नमस्ते मित्रों, आज के इस अंक में आपके साथ हूं मैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। आपकी खेती, बागवानी और उससे जुड़े व्यापार को लेकर जो कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा और साथ ही साथ एक समुचित रास्ता निकालकर उस पर चलने की कोशिश के क्रम में आप सभी युवाओं और खेती से जुड़े लोगों का स्वागत करते हुए हम चाहते हैं कि निश्चय ही हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा हो सके। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जैविक खेती का नाम आप बहुत सुने होंगे, अब तो प्राकृतिक खेती का सुनने लगे हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बल्कि एक दूसरे का अन्योन्याश्रित मान सकते हैं। प्राकृतिक खेती उसे हम कहते हैं जहां जंगलों में हम देखते हैं कि स्वतः ही प्रकृति की गोद में बिना कोई बीज बोए या फिर पौधा लगाए हुए सीधे सीधे वहां से उत्पादन मिल जाता है। प्राकृतिक खेती यही हम लोग समझते हैं और आज भी यही अमूमन है भी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमारे देश में प्राकृतिक खेती की विपुल संभावनाएं हैं, हर एक क्षेत्र में तो नहीं हो सकती, लेकिन विपुल संभावना का मतलब ये है कि जहां कुछ ऐसी भूमि है, पहाड़ी है, पठार है, उस तरह के पौधे वहां उगाए जाएंगे और प्राकृतिक रूप से वह सक्षम होंगे हमें उत्पादन देने के लिए। लेकिन जैविक खेती जो हम परंपरागत खेती करते रहे हैं, वही आज परिवर्तित रूप में सूक्ष्म जीवों के रूप में तमाम ऐसे उत्पाद आ गए हैं जिनका प्रयोग करके हम जैविक खेती को समृद्ध बना सकते हैं। हाँ, आप जरूर कहेंगे कि यह समय अब ज्यादा उत्पादन का है और इतनी विपुल जनसंख्या हमारी है तो फिर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, न कि क्वालिटेटिव उतना जितना कि लोग अपेक्षा करते हैं हर एक मायने में वह खरी उतरे। फिर भी महत्व तो इसी का है। कारण यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप खेती कर सकेंगे, अपना व्यवसाय कर सकेंगे, अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर सकेंगे। तो ये सब आवश्यक है। पहले जो भी हम गोभी, टमाटर, बैगन, फल खाते थे उसमें क्या स्वाद होता था, एक सुगंध होती थी, लेकिन अब तो नदारत है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। केवल रासायनिक उर्वरक ही नहीं है, बल्कि इसमें जो वैरायटीज हमारी थी इंडिजिनस, किसी भी पौधे की, किसी भी फसल की, उनकी भी अपनी एक महत्ता थी। उस महत्ता को देखते हुए ही किसान उसको जैविक रूप से उगाते थे। लेकिन जैसे जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा, या यह कहिए कि हरित क्रांति हमारे देश में प्रभावी हुई, तत्कालीन जो हमारी आवश्यकताएं थी उसे पूरा करने के लिए यह नितांत आवश्यक थी। लेकिन अब हमारा देश काफी हद तक समृद्ध हो चुका है। इस समृद्धता में क्वालिटी की बात की जाती है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य को सुरक्षा मिलती है। आप चिरायु तो नहीं, लेकिन बहुत लंबी उम्र, लगभग जो 77 साल की औसतन मान ली गई है अब हमारे देश की, वह निश्चय ही आगे और बढ़ सकती है अगर सतर्कता रही। यानी जो कुछ भी मिलावटी चीजें हैं उसका सेवन हम नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारी कार्य दक्षता ठीक रहेगी, हमारा मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो हम उतना ही परफॉर्मेंस दे सकेंगे। ये सब कुछ चीजें आपने देखा होगा जो विकसित राष्ट्र पहले से हैं, वहां पहले ही ध्यान रखा गया था, लेकिन उनको भी इन रसायनों ने अपनी चपेट में ले रखा है। आज पूरी दुनिया इन रसायनों से त्रस्त हो चुकी है। तो जैविक खेती की तरफ क्या कुछ कदम हो सकते हैं वह तो आप काफी हद तक समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको समझना अभी बाकी है। जैसे कि जैविक उत्पाद को ही ले लें। ये जैविक उत्पाद इतने महंगे हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि कौन खरीदेगा भाई, 20 रुपया 25 रुपया की चीज अगर 100 रुपए में मिल रही है जैविक वाली, तो फिर 20-25 वाले सही काम चला लेते हैं। लेकिन काम चलाना आप छोड़िए, जैविक की तरफ बढ़िए जो
इसके उत्पाद हैं उनका सेवन करिए, थोड़े महंगे ही सही, लेकिन ये हैं आपके लिए लाभकारी। और दूसरा पहलू इसका यह भी है कि इसमें मार्केटिंग की जो विपणन की व्यवस्था है वह आपके लिए द्वार खोलती है। विशेष रूप से जो युवा हैं, जिन्हें आज की तारीख में हम जेन ज़ी कहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कृषि से जुड़े जो उत्पाद हैं जैविक, उनकी जो संभावना शहरों में है, पैसे वाले शहरों में ज़्यादातर हैं, तो फिर वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। तो उनकी जो चाहत है, जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए आप आगे आ सकते हैं। और आगे आएंगे तो केवल आप सही, अच्छा और क्वालिटेटिव प्रोड्यूस आप उनको तक नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि धनार्जन भी आप करेंगे। तो आपका यह व्यवसाय दिनानुदिन बढ़ता चला जाएगा। जैविक बागवानी और व्यापार यह एक ऐसा विषय है जिसके संदर्भ में हमारी सोच शायद उतनी विकसित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो शायद कुछ बेहतर की स्थिति बने। परंपरागत तौर पर जैविक खेती या जैविक बागवानी की बात तो होती रही है और काफी कुछ अच्छे उत्पाद भी हमें मिले इंडिजिनस वैरायटी के साथ, लेकिन अब बदले हुए माहौल में आवश्यकता है कि जैविक बागवानी को व्यापार से जोड़ा जाए, वह भी शहरों के साथ। हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही है फार्म टू सिटी, यानी खेत से शहर तक। तो इसलिए बात ज्यादा बन पाएगी और बनाने के लिए हमारे बीच में हैं श्री अमरनाथ सिंह साहब, जो कि कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में आप कार्य कर चुके हैं, लंबा अनुभव है। तो उस अनुभव के साथ साथ ज्ञान को जोड़ते हुए आगे बढ़ने के क्रम में सिंह साहब स्वागत करते हैं स्टूडियो में आपका। और आपसे समझना चाहेंगे कि जैविक खेती की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन जैविक बागवानी को अगर देखा जाए तो वो कहीं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या समझते हैं? देखिए, वर्तमान समय में हमारी जो जनसंख्या बढ़ी है, इसकी खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता, मिट्टी की उर्वरता, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह से चीज़ों को अपना करके जब हम उत्पादन करते हैं तो उसको जैविक खेती करते हैं। जैविक बागवानी में किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा ये है कि वो खास करके सब्जियां और फल, औषधीय पौधे, ये सब चीज़ बागवानी में आएगी, ये सब कर सकते हैं। और इन सबको करने के बाद 1 साल 2 साल तक थोड़ी सा स्थिर उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद धीरे धीरे उत्पादन बढ़ जाता है। स्थिर क्यों रहता है? असल में हमको रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करते हैं जी, तो इससे फिर धीरे धीरे जब हमारी जमीन में बायोमास का, जैसे हरी खाद, गोबर की खाद, इन सब चीज़ की प्रचुर मात्रा में जब हम प्रयोग करते हैं धीरे धीरे, तो रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं के बराबर या नहीं ही करते हैं। जैसे खरपतवारनाशी नहीं डालते हैं, कीटनाशी नहीं डालते हैं, रासायनिक उर्वरक नहीं डालते हैं। ये धीरे धीरे फिर हमारी जमीन खुद धीरे धीरे उत्पादन उपजाऊ हो जाती है और ये लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। और इसके मृदा के, देखिए, हमारा दायित्व है कि हमारे पूर्वज हमको मट्टी, जल, वायु सुरक्षित दे के गए हैं, तो हमें आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो हमारी जनरेशन है, उसके लिए भी हमारा दायित्व है कि उसको सुरक्षित रख के दें। उत्पादन के चक्कर में या इस तरह से उसको इतना खराब न कर दें कि फिर उन लोगों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत समस्या हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देख के जैविक बागवानी बहुत सफल है। लेकिन अभी जो आपने बताया उससे ये महसूस होता है कि रासायनिक उर्वरकों का, यानी यूरिया का, DAP का, इन सब का इतना ज़्यादा प्रयोग हम कर चुके हैं कि हमारी मिट्टी बीमार हो चुकी है ना। उस बीमारी से बचने के लिए यह जरूरी है कि धीरे धीरे उसमें जीवांश वाली खादें, जैसे हैं, आपने सनई ढैंचा इस सब का नाम लिया, गोबर की खाद है, वो है, वर्मी कंपोस्ट है जी, वर्मी कंपोस्ट है, और आजकल तो ये है कि गाय के गोबर से, मूत्र से जीवामित्र वगैरह बनाया गया है, यह भी बहुत लाभकारी है। तो बहुत सारे ऐसे अब उपाय हैं जो हमें रासायनिक खादों के या उर्वरकों के कहें प्रयोग से बचाते हैं। तो उस तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होना है, इकट्ठा नहीं होना है ना जी। तो बागवानी में कौन सी ऐसी स्थिति आप समझ रहे हैं अपने वातावरण के अनुसार? उत्तर प्रदेश का आप देख ही रहे हैं, विशेष रूप से अवध का क्षेत्र और पूर्वांचल का क्षेत्र की, जिसमें बागवानी जो जैविक हो सके, वो कौन कौन से पौधे हो सकते हैं, कौन सी बागवानी? इसमें सब्जी हो सकती है, जैसे आप इसमें भिंडी, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ जैविक कर सकते हैं जी। और इसका उत्पाद बहुत अच्छा मिलेगा और सबसे बड़ी बात, किसानों को इसका लाभ बहुत मिलता है। जैविक कीटनाशक जैसे नीम तेल है, गोमूत्र है, कभी कभी हम कीड़ा लगता है तो लहसुन का और मिर्च का अर्क पानी में मिला के लोग डालते हैं, उससे भी नियंत्रित हो जाता है।
मिश्रित एवं अंतर्वर्ती फसलें, मिश्रित खेती किया जाए। जी, जी, जी। उससे भी तमाम जो कीड़ों का प्रकोप होता है या और वायरस कुछ थोड़ी बहुत जो लगते हैं उनका बचाव होता है। ये मिश्रित खेती पर हम समझेंगे डॉक्टर साहब आपसे ज़रूर बेहतर ढंग से, और क्या हो सकता है, और बागवानी या खेती दोनों को साथ जोड़ करके देखते हैं हम, तो उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि एक मनोरंजन हो जाए, एक गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। सिंह साहब, आपका फिर से स्वागत है अपने इस कार्यक्रम में। जैविक बागवानी की बात हम लोग कर रहे हैं, और उस क्रम में आप अभी बता रहे थे कि कैसे हम अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और सब्जियों का नाम आपने लिया कि उनमें जैविक विधि ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनाई जा सकती है। लेकिन जो सब्जियों की बात है या फिर फलदार पौधों की, उस पर हम समझना चाहेंगे कि इस आबो हवा में कौन कौन से ज़्यादा अच्छे होंगे। सब्जी में तो मैंने बताया कि जैसे भिंडी है, लौकी है, कद्दू है, ये सब उत्पादन कर सकते हैं। और शिमला मिर्च है, इसका भी उत्पादन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त जैविक किया जा सकता है इसको भी। और यहाँ तक कि जो जमीन के अंदर होने वाली सब्जियाँ, खास करके प्याज और लहसुन, इसमें भी गोबर की खाद और ये सब चीज़ें दे करके, वो जो वर्मी कंपोस्ट हरी खाद का प्रयोग करके इसको भी कर सकते हैं, ये भी पैदा हो जाएगी। और औषधीय जो हमारे पौधे हैं
उनको भी किया जा सकता। बागवानी में भी आएंगे औषधि पौधे जो आते हैं, बिल्कुल। और जो फलदार हमारे वृक्ष हैं, खास करके छोटी जो प्रजाति के जैसे अम्रपाली या इस तरह की जो छोटी वैरायटियां हैं जो बहुत बड़े पेड़ नहीं होते हैं, उनका भी किया जा सकता है। अमरूद है, आम है, नींबू है, इस तरह से बागवानी इनकी कर सकते हैं। आजकल औषधीय पौधों से भी अच्छा पैसा प्राप्त हो रहा है। तो औषधीय पौधों में सबसे यही कि वो किसी न किसी बीमारी या किसी चीज में प्रयोग होता है, तो उसके लिए भी तो रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम होगा तो उसका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो औषधीय पौधे में जैसे एलोवेरा है और कालमेघ है, इस तरह की जो भी ये पौधे लगाए तुलसी के भी तमाम लोग औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसका भी इस तरह से करके कर सकते हैं। अच्छा सिंह साहब, इससे जुड़ी हुई बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत हम लोग समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसके जो मुख्य घटक हो सकते हैं उनको हम समझना चाहिए हैं कि जिससे कि बेहतर हम कार्य कर सकें। इसके तो मुख्य घटक यही हैं कि जैसे जैविक खाद का प्रयोग इसमें करना है। मुख्य रूप से जैसे गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद हो गई, और जैविक कीटनाशक जैसे नीम तेल हो गया, गोमूत्र हो गया, लहसुन, मिर्च, अदरक का अर्क निकाल के करते हैं। और फसल चक्र, इसमें भी फसल चक्र है। जैसे सब्जी की खेती कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद वहां दूसरे चीज की खेती करें, इस तरह से करके आप कर सकते हैं। सहरोपण, जैसे सब्जियों के साथ गेंदा लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, कीटों का प्रकोप सब्जियों पे कम हो जाता है, गेंदा की वजह से, और एक अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो जाएगी। और खेत में जैसे अगर कीट लग रहे हैं तो पक्षियों के बैठने के लिए वर्ड पर्चर लगाया जाता है, सब्जी से थोड़ी बड़ा रहे। 1 एकड़ में 15 से 20 जगह लगा देते हैं, तो उस पर आके पक्षियां बैठती हैं तो जो फसल में या सब्जी में लगने वाले कीड़े हैं उनके भोजन बन जाते हैं, उनको खा लेती हैं। तो इस तरह से कीटों का नियंत्रण हो जाता है। तो और ये ऐसी चीजें हैं कि मतलब ये प्राकृतिक विधि से इन सब चीज किया जा सकता है। और किसानों का मल्चिंग भी, जैसे पुआल बिछाना या कोई चीज बिछा दें तो उससे दो चीजें, नमी का संरक्षण होता है, खरपतवार नहीं उगता, क्योंकि आजकल सब्जी की खेती में खरपतवार बहुत बड़ी समस्या होती है। जी। हाँ, तो मल्चिंग से 2 फायदा होगा। एक तो हमको पानी कम देना पड़ेगा, और रसायन का उपयोग खरपतवार नाशी के लिए नहीं करना। अच्छा, हमको लगता है कि बात वही कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसे आजकल देखते हैं टमाटर या मिर्च मेड़ों पर लगाते हैं, पहले वो पॉलीथीन बिछा देते हैं पूरा जी, और फिर जगह जगह वही उसको बिछा दे। ये फायदा होता है कि जहां जहां लगाना होता है नाप के उसको काट देते हैं, उस पर लगा देते हैं, तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाए। दूसरी बात है, जब सिंचाई करते हैं तो नमी काफी दिनों तक संरक्षित रहती है जी। हाँ, तो बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी हम लोगों का दायित्व। अच्छा, हमारे किसान भाइयों को एक सबके दिमाग में बैठा कि बहुत ज्यादा पानी देंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। हमारे पौधे के, हमारी सब्जी के जड़ के पास पर्याप्त नमी बनी रहे, यही हमारे लिए काफी है। खास करके आजकल नेट हाउस में तो डिप इरिगेशन का चल गया है कि बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई से वो पौधे के पास, खास करके खीरा की खेती और लौकी की खेती, इस तरह से इसको कर सकते हैं। और इन यंत्रों पर अच्छा खासा छूट भी मिलता है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी इसमें सब्सिडी मिलती है, तो उसको भी कर सकते हैं बेहतर ढंग से, वो आगे बढ़ा सकते हैं बागवानी के लिए। और ये जो जैविक प्रयास हो सकते हैं उस पर आपने बढ़िया से इस बात को रखा। लेकिन दूसरा ये है कि गांव में ही हमारे ये देखा जाता है कि जो भी उत्पाद होते हैं शहर तक लाने के लिए एक समस्या सी हो जाती है। कुछ सीमित वहाँ उपयोग तो हो जाता है, लेकिन अच्छा रेट नहीं मिलता। जो फर्टिलाइजर के साथ उगाए गए हैं वो मान लीजिए 25 रुपया किलो है, तो ये 100 रुपया किलो हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए शहर के युवा या बेरोजगार जो शहरों में है वो क्या कहीं से कनेक्ट हो सकते हैं क्या? ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं। इसमें प्रशिक्षण में कैसे कैसे उत्पादन करें इसका प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण के बाद इसकी पैकेजिंग, ग्रेडिंग, इन सब चीजों का ध्यान रख के करें। तो जो शहर के हमारे बच्चे लोग, जो युवा हैं, वो गांव से भी इसको कलेक्ट करके अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, या जो गांव में ही युवा हैं वो भी इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि अब खेती घाटे का सौदा नहीं रह गई है। अगर ठीक से करते हैं तो आज भी खरीदने वाले लोग हैं। अगर उस तरह से टमाटर 60 रुपये केजी बिक रहा है, तो अगर जैविक है और पता हो गया है सबको कि जैविक लाते हैं, तो वो लगभग 30 से 35 रुपए अधिक प्रति किलो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दाम भी अच्छा प्राप्त हो जाएगा, और इसका सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है। जब जैविक खेती करते हैं तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। तो इस गुणवत्ता के आधार पर ही हम आगे और जो छूटते हुए पहलू है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक गांव से जुड़े हैं तो एक लोकगीत सुन लिया जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहाँ के पसीनवा हो
उपजावे अनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा बहा के पसीनवा हो बहा के पसीनवा हो उपजावे अनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा दोपहरिया हो चाहे अन्हरिया हथवा में लेके खुरपी कुदरिया बिना दोपहरिया हो चाहे अन्हरिया हथवा में लेके हो खुरपी कुदरिया दिन रात दौड़े हो खेत खलिहनवा दिन रात दौड़े हो खेत खलिहनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा चैत में गेहूं काट अगहन में धनवा चैत में गेहूं काट अगहन में धनवा तेलहन और दलहन से भरे आंगनवा बारह मास सब्जी से बारह मास सब्जी से जुड़ावे हो मनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा बहा के पसीनवा हो उपजावयनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा मुस्लिम ना देखे कौनो जतिया हिंदू ना मुस्लिम ना देखे कौनो जतिया सबका के पेटवा ले पैदा करे रोटिया रोटिया से बाचेला सब कर परनवा रोटिया से बाचेला सब कर पारनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा बहा के पसीनवा हो उपजावे अनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा किसनवा हो भैया देश के रतनवा। गांव की माटी से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह मनोरंजन के लिए उनके जो पारंपरिक लोकगीत हैं उससे जुड़े और साथ ही साथ जब इससे जुड़े रहेंगे तो खेती में मन भी लगेगा। और प्रायः यह देखा भी जाता है कि खेती करते हुए जो भी कृषि कार्य है उसको संपादित करते हुए गाना साथ में सुनते रहते हैं तो मन भी लगा रहता है, प्रफुल्लित रहते हैं। तो ये जीवन का जो विभिन्न पहलू है उससे आगे बढ़ते हुए आनंद की बात की जाए डॉक्टर साहब, तो बागवानी जो जैविक आधार पर की गई है उसको व्यापार
के साथ जोड़ते हुए जब हम चलते हैं तो एक ज़रूर हिस्सा बनता है वो प्रोसेसिंग का होता है या प्रिजर्वेशन का होता है। दोनों चीज़ों को साथ लेकर के अगर चलें तो उसकी डिब्बाबंदी करके बेचने का और या फिर इसी को इंग्लिश में वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन कहते हैं, इसी से बढ़ जाता है। और अगर उसमें सड़ा गला रख देते हैं या छोटा बड़ा रखते हैं तो ये पैकेजिंग और ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा उत्पाद प्राप्त हो जाता है। जब ज़्यादा उत्पाद प्राप्त होता नहीं बिकता है तो थोड़ी सा दिक्कत होती है। इसको प्रोसेसिंग करके और पैकेजिंग करके इसकी अगर बिक्री किया जाए तो ठीक रहेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की तरफ से परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY करके एक योजना चलती है। इसमें क्लस्टर आधारित जैसे थोड़ी क्षेत्र विशेष के करते हैं। उसमें 31,500 रुपया 3 साल के लिए सब्सिडी टाइप का या मदद के तौर पे देते हैं। ये प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर है ये। अच्छा, 4 हाँ 31,500 रुपए के लगभग है। और इसमें क्या है, जैविक इनपुट, जिस तरह से वर्मी कंपोस्ट ये सब चीज खरीदना या बीज खरीदना हुआ, प्रशिक्षण, पैकेजिंग, विपणन, प्रमाणीकरण, ये सब चीजों का मिला के कुछ पैसा उसमें रहता, सब मिला के 31,500 रुपए के लगभग ये दिया जाता। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सुविधा है और बहुत ही इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। और इसका अगर मतलब किसान भाई थोड़ी सा ख्याल करके और जैविक बागवानी की तरफ अपना ध्यान देते हैं तो उनको काफी फायदा होगा। इतनी चीजें आपने गिनाया कि सरकार के द्वारा ये सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्या सरकारी स्तर पर कोई पोर्टल या मार्केटिंग के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? हाँ, ऑनलाइन आजकल जी जैविक खेती पोर्टल है। इसमें किसान सीधे खरीदार और खुदरा विक्रेताओं से जोड़ने के लिए सरकार जैविक खेती पोर्टल की सुविधा उपलब्ध की, जिससे किसान समय से और उचित मूल्य अपनी चीज का प्राप्त कर सकते हैं। जैविक पोर्टल है तो जो युवा हैं इससे जुड़ करके सीधे जो खुदरा व्यापारी हैं और जो जैविक उत्पाद कर रहे हैं वो दोनों लोग मिल करके इसको क्रय करके इसको आराम से बिक्री किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमको लगता है कि जैविक बागवानी के साथ साथ जो व्यापार की सोच है, यह सोच भले आपको थोड़ा कठिन लग रही हो लेकिन संभावनाएं इसमें बहुत ज़्यादा हैं और इस ज़्यादा संभावना की तरफ आप आकर्षित होंगे तो निश्चय मान करके चलिए कि आपका कैरियर इस दिशा में बेहतर से बेहतर हो सकता है। सिंह साहब, आपने समय निकाला, स्टूडियो आए हैं, इतनी अच्छी जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपकी सेवाएं हमें प्राप्त होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसके साथ ही फार्म टू सिटी का आज का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह यानी अगले रविवार को पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।